ईरान संकट को खत्म करना अब किसी के वश में है भी कि नहीं, ये सवाल आज इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि जो दावे किए जा रहे हैं और जमीन पर जो हो रहा होता है उसमें भारी अंतर है और ये अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। कल शाम अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दावा किया कि उनकी इजरायल के प्रधानमंत्री से बात हो गई है, प्रतिनिधि के जरिए सही लेबनान से भी बात हो गई है और दोनों एक दूसरे पर कोई हमला नहीं करेंगे, इस बात पर सहमति बन गई है। ये दावा इसलिए महत्वपूर्ण था क्योंकि ईरान बार बार ये कह रहा था कि जब तक लेबनान पर हमला नहीं रोकेंगे बातचीत सफल नहीं हो पाएगी। लेकिन आज दोपहर से दोनों तरफ से फिर से बमबारी शुरू हो गई। लेबनान के प्रेसिडेंट ने तो यहां तक खुलेआम स्वीकार कर लिया कि उनके ही देश में एक हिस्सा है जो शांति के खिलाफ है। उधर कल शाम खबर आई कि अमेरिका और ईरान के बीच तनातनी इतनी बढ़ गई है कि शांति के लिए हो रही बातचीत टूट गई है और अब कोई बातचीत नहीं हो रही है। शाम होते होते ट्रंप का बयान आता है कि बातचीत हो रही है और काफी तेजी से बात आगे भी बढ़ रही है। अब किस पर भरोसा करें? अगर भरोसा किसी पर हो रहा है तो वह है जमीनी हालात पर, जो इस युद्ध से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने से ज्यादा बिगड़ते जा रहे हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख फातिया बिरोल ने चेतावनी दी है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है तो दुनिया एक रेड जोन में एंटर कर जाएगी, यानी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यह अनुमान लगाना भी गलत होगा कि युद्ध रुकते ही कच्चे तेल के दाम वापस पुराने लेवल पर तुरंत चले जाएंगे। ऐसे में ट्रंप का रुख, ईरान के बयान और इजरायल के मंसूबे क्या इशारा कर रहे हैं? आज आवाज अड्डा में करेंगे इसी पर खास चर्चा। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और चर्चा में शामिल होने वाले अपने विशेष मेहमानों से आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ जुड़ेंगे पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर अनिल त्रिगुणायत साहब, ऑयल एंड जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट नरेंद्र तनेजा साहब, जेएनयू के स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा जी, स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट कमर आगा साहब और यूएसए से जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट डॉक्टर धीरज कौल साहब। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। शुरुआत में एम्बेसडर त्रिगुणायत आपसे करना चाहूँगा, पिछले 24 घंटे में जो डेवलपमेंट हुए हैं उसमें मुझे एक जो पॉजिटिव चीज़, चूँकि हर कोई आजकल पॉजिटिव बातें ही ढूंढ रहे हैं हम लोग, कैसे भी ईरान युद्ध रुक जाए, ये दिखा है कि ट्रंप आगे बढ़कर खुद बोल रहे हैं कि हमने लेबनान से भी बात कर ली, हमने इजरायल से भी बात कर ली, अब दोनों एक दूसरे पर हमला नहीं करेंगे। तो एक तरीके से ईरान को बातचीत के टेबल पर सकारात्मक तरीके से लाने के लिए पहल खुद कर रहे हैं। क्या इसका एक ये भी मतलब निकाला जाए, क्योंकि ईरान इस मुद्दे को लेकर काफी सेंसिटिव था, कह रहा था जब तक ये हमला रुकेगा नहीं हम कुछ करेंगे नहीं? देखिए, इसमें दो तीन चीजें देखने वाली हैं। सबसे पहली चीज तो ये है कि ट्रंप जो है वो लड़ाई को रोकना चाहते हैं, इसमें कोई की बात नहीं है। और वो इससे किसी ना किसी तरह से एक ऑफ रैंप चाहते हैं कि वहां से उनको इज्जत के साथ निकल जाए इस लड़ाई से, क्यों जीत तो पाए नहीं है, तो ही डजंट वांट टू गेट स्टक। दैट इज वन थिंग। सेकेंडली, उनको ये भी लग गया है कि इस युद्ध को रोकने के लिए जो भी एग्रीमेंट वो करेंगे, नेतन्याहू खुश नहीं हो सकते भी, क्योंकि नेतन्याहू के हिसाब से अगर कोई भी डील होती है तो वो डील उनके लिए पोटेंशियल डेंजर रहेगी हमेशा के लिए। और ईरान के पास एक पॉसिबिलिटी है, कितना भी लिख दे कि वो नहीं एक्वायर करेगा न्यूक्लियर वेपन की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि उनके पास सबसे बड़ी चीज जो चाहिए न्यूक्लियर या किसी भी चीज को इजाद करने के लिए, वो होती है एक ह्यूमन रिसोर्स। और ईरान इस मामले में बहुत ज्यादा आगे है दुनिया से। तो इसलिए मैं नहीं समझता कि उनको इजराइल की पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन ईरान ने सीधा कह रखा है इस बात को। वो भी कोई बहुत ज्यादा जल्दी में नहीं है, लेकिन युद्ध जरूर टालना चाहते हैं। वो भी चाहते हैं कि किसी तरह डील हो, ताकि उनको जो $300 बिलियन की बात हो रही है रिकंस्ट्रक्शन की या इमीडिएट रिलीफ और $25 बिलियन उनको चाहिए, क्योंकि उनकी भी माली हालत बहुत ज्यादा खराब है। तो उस सब के बावजूद ट्रंप को इसलिए जब पता लगा कि ये युद्ध सिर्फ इसीलिए, ये जो बातें हैं रुक सकती हैं, वो सिर्फ इसलिए कि नेतन्याहू ने जो सीज फायर का, जैसी भी सीज फायर रही, उसको उसने यूज किया कि एक्सपेंड करने लेबनान, बेरूत के ऊपर करने के लिए। उससे आपने देखे फ्रांस ने यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में उसको रेज किया है, और जितने यूरोपियन कंट्री थे उन्होंने सामने उसको डैम किया है। जो इजराइल कर रहा, ऊपर से 70% लगभग वो लेना चाहते हैं गाजा का बोर्ड ऑफ पीस होने के बाद। तो ट्रंप की जो भी इनिशिएटिव रहे हैं, उन सबको अंडरमाइन करने में नेतन्याहू का एक बहुत बड़ा हाथ है। तो इस बात को देखा तो अगर हम दोनों के जो स्टेटमेंट आए, चाहे नेतन्याहू और ट्रंप के जो सोशल या उसके ऊपर है,
तब तो आपको लगेगा बड़ी डिसेंट सी बात हुई है, दोनों ने अपनी अपनी बातें कह दी। लेकिन अगर आप एक्सियोस का जो रिपोर्ट आई है उसको आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये जो बातचीत दोनों के बीच में हुई है उसमें ट्रंप ने काफी फटकार लगाई है नेतन्याहू को, और उसने इसी वजह से इसको रोका है। लेकिन ये आप ये सोच रहे हैं कि अगर ये रुक जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, तो ये हो नहीं सकता। लेकिन चूंकि ट्रंप कहते हैं कि उन्होंने हिजबुल्लाह के साथ भी बातचीत करी है, तो चांसेस हैं कि ये डील मेरे ख्याल से 100 डे वॉर के रूप से जाना जाएगा ये वॉर, और होपफुली खत्म हो सकता है। ये लेकिन आपने सही कहा कि नेतन्याहू भी चाहेंगे कि भाई इस स्तर पे वॉर को ख़त्म ना किया जाए, क्योंकि उनका जो अपना मकसद है वो पूरा होता हुआ दिखेगा नहीं। लेकिन अब ट्रंप के लिए भी इस वॉर को आगे खींच पाना बहुत ज़्यादा मुश्किल दिख रहा है। धीरज कौल साहब हमारे साथ नहीं जुड़े हैं। गुलशन सचदेवा जी हमारे साथ हैं, स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ के प्रोफेसर हैं। गुलशन सचदेवा साहब, आपको क्या लगता है कि ऐसे में नेतन्याहू मानेंगे ट्रंप की बातों को, या फिर लेबनान पर हमला करने के लिए बहाना ढूंढते रहेंगे? नमस्कार। ये हम काफी पहले भी हम ये बात डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि जो ऑब्जेक्टिव इजराइल का है वो हमेशा से अलग रहा है। वो चाहते नहीं है कि ये जंग खत्म हो। जितनी देर तक वो अमेरिका को इसके अंदर उलझाए रखना चाहते हैं, वो उतनी देर तक उलझाए रखना चाहेंगे, वो उतनी लंबा खींचेंगे। और कितनी भी उनको, कल जैसे हमने देखा कि उनको डांट फटकार लगाई, उनको गाली गलौज भी किया, उसके बावजूद भी वहां पे वो अभी भी हमले जारी हैं। तो उनका जो मकसद है इजराइल का, वो सीधा दिख रहा है कि वो चाहते हैं इजराइल ईरान जो है उसको एक तरीके से फेल्ड स्टेट बन जाए। लंबा अगर युद्ध खिंच जाता है, लड़ाई और दोबारा से किस तरह वो उसके ऊपर अगर हमला हो सकता है, तो क्योंकि वो आसपास का जो इलाका है, चाहे वो सीरिया हम देख रहे हैं, लेबनान के अंदर देख रहे हैं, एक तरीके का गृह युद्ध है, एक तरीके की फेल्ड स्टेट टाइप काफी देर से हैं। तो वो चाहते हैं ईरान भी अगर ऐसा रहेगा तो उनका इलाका उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा, कंट्रोल वो करते रहेंगे, मैन्यूवर करते रहेंगे। लेकिन अब ये भी बात सही है, जैसे अम्बेसडर साहब बता रहे हैं, कि दोनों ही, ईरान भी और अमेरिका भी चाहते हैं कि ये जंग जो है खत्म हो, क्योंकि अब वो ईरान को अपनी दिक्कतें हैं, और अमेरिका भी अब जितना उलझ गया है इसके अंदर, उससे निकलना चाहते हैं। और ट्रम्प चाहते हैं कि भाई तेल के दाम थोड़े कम हो और आगे से निकले, लेकिन ईरान उनको कोई आसानी रास्ता भी नहीं दे रहा है, क्योंकि वो जिस तरीके से चाहते थे वो सब कुछ तो हुआ नहीं। ना ही वो ईरान ने कोई सरेंडर किया, ना ही वो इनफैक्ट सिर्फ अभी बात जो है वो सिर्फ स्टेट ऑफ हार्मूज को खोलने की है। उसी के बदले में भी ईरान जो है अपना उसका हिस्सा चाहता है कि भाई उसका भी हमको कुछ माली तौर पर कुछ फायदा हो, तभी हम उसको खोलेंगे। और जो न्यूक्लियर वगैरह की बिल्कुल बात, आपने वो सही तो कहा। बातें हैं। हाँ, हाँ, तो वो बात बात यह की है कि बात है, आपने सही कहा कि अभी ये जब तक अमेरिका बिल्कुल क्लियर नहीं करेगा नेतन्याहू को कि भाई ये जंग जो है आप इसको खत्म करिए, और उसके जब तक ये चीजें नहीं आएंगी तब तक ये जंग खत्म वहां होने वाली नहीं है। तो ये अमेरिका को भी समझ में आ गया है। इनफैक्ट उन्होंने जैसे खबरों में आया, ठीक ये है। भी अब कहा है बातों को रिपीट आप करने उससे से अच्छा है अलग कि हम थलग लोग पड़ अपनी गए। बातों को एक बार में रखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी तनेजा साहब, एक जो बात इन्होंने कही कि अभी मुख्य फोकस है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलना। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने से कच्चे तेल की सप्लाई पर क्या असर पड़ रहा है, कैसे ठीक किया जाए, उस पर मैं अलग से आपसे पूछूंगा, चूंकि इस पर आपकी काफ़ी महारत हासिल है। लेकिन मेरा सवाल ये है जो आपसे पूछूंगा, और कमर आगा साहब आपसे भी, कि अभी सबसे बड़ी ज़रूरत है पूरी दुनिया को कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए, और दूसरी जो एक अड़चन है वो है न्यूक्लियर प्रोग्राम को, जिसका जिक्र अभी कर रहे थे। तो हम लोग ऐसा क्यों ना करें, या फिर बातचीत ऐसा क्यों ना हो कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने पर बातचीत अभी कर लो, अभी इसको एक फ्रेमवर्क बना लो, न्यूक्लियर पे हम लोग आगे चल के बातचीत करेंगे। पहले चरण में कम से कम ये हो जाए कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल लो, और हम आपके कुछ जो एसेट सीज किए उसको छोड़ देते हैं, हम भी कुछ रियायत देते हैं, लेबनान पर हमला रुकवा देते हैं, और परमाणु कार्यक्रम पर हम उतना अड़ियल रवैया नहीं अपनाएंगे, आगे चल कर इस पर हम लोग बातचीत करेंगे। देखिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल बंद हो जाने से वहां से जो तेल की दिक्कत पूरे दुनिया को हो रही है, सबसे ज्यादा फायदा तो अमेरिकन कंपनीज को हो रहा है। तेल के दाम भी बढ़े हैं और अमेरिका के एक्सपोर्ट्स जो तेल के हैं वो बढ़ रहे हैं। और पूरा वो इलाका जहां अमेरिका का दबदबा है, जिसको वेस्टर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है, जिसमें ब्राजील भी शामिल है, गुयाना भी है, मैक्सिको भी है, और उस इलाके के तमाम सारे देश हैं जो तेल के उत्पादक हैं,
उन सबकी तो रेवेन्यू आप उठा के देखिए, पिछले 2 महीने के अंदर सबके बढ़ गए हैं, दाम भी बढ़े हैं और उनका जो मार्केट शेयर है वो भी बढ़ गया है। तो इसलिए अमेरिका का फोकस इस बात पे हो कि वो जल्दी खुल जाए, जिससे तेल का आवागमन शुरू हो जाए। मुझे तो ऐसा नजर नहीं आता। देखिए लक्ष्मण जी, ये जो पूरे जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, इसको 3 हिस्से में मैं देखता हूँ। एक तो इजराइल इजराइल का अपना एक नजरिया है मिडिल ईस्ट को लेकर के, पश्चिम एशिया को लेके, खास तौर से ईरान को लेकर के और लेबनान को लेकर के, हजबुल्लाह को लेकर के, हमास को लेकर के। वो अमेरिका कितना दबाव डाले, क्या करेगा, अंततः इजराइल वो करेगा जो उसको ठीक लगता है, और उसके जितने समर्थक अमेरिका में हैं वो भी कहीं ना नहीं, तो कहीं आप उसके क्या कह रहे हैं कि आप क्या कह रहे हैं, इजराइल अमेरिका की बात नहीं मानेगा एक सीमा तक? एक सीमा के आगे नहीं मानेगा, क्योंकि इजराइल के समर्थक अमेरिका में ट्रंप की तरफ है, लेकिन उसके समर्थक अमेरिका में ट्रंप साहब के अलावा बहुत हैं। उनके जो पूरा अमेरिका जिसको अमेरिका कहा जाता है, उसमें खाली वो प्रेसिडेंट ट्रंप भी एक फैक्टर है। प्रेसिडेंट ट्रंप अमेरिका के, मतलब उनकी लैंग्वेज पे मत जाइए, ऐसा नहीं है कि वही अमेरिका को चलाते हैं, आप जानते हैं अमेरिका को कौन कौन चलाता है। तो इसलिए हमको देखने का नजरिया ये है कि एक तो हम इसराइल को देखें, ये देखें इसराइल का नजरिया क्या है, वो वहां पे ग्रेटर इसराइल चाहता है, उसका लॉन्ग टर्म एजेंडा क्या है, वगैरह वगैरह। एक ये फैक्टर है देखने का। दूसरा है ईरान। ईरान एक अलग फैक्टर इसलिए है कि ये जो मिस कैलकुलेशन हुआ ट्रम्प साहब का, और जो उनकी एक तरीके की, जो जिसको आम भाषा में, यूपी की भाषा में हेकड़ी बोला जाता है, वो तो ईरान ने उनको ठंडा कर दिया। उनको समझ में आ गया वो ईरान जो है वो नहीं है जो उन्होंने सोचा, ये तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। और पब्लिक की निगाह में जो पब्लिक परसेप्शन ग्लोबली चला गया है, जिसमें अमेरिका में भी लोग शामिल हैं, उनका ये चला गया है कि कुल मिलाकर के ये ईरान युद्ध जो है लगभग जीता ही है, अमेरिका नहीं जीता है। अगर जीतने की बात होती है तो वो ईरान जीता। और ये बात तो तय है कि इस युद्ध से ईरान मजबूत होकर निकला, उसकी इमेज भी हुई है, और देश के अंदर जो भी थोड़ा बहुत विरोध हो रहा था फिलहाल वो थमा हुआ है। और तो ईरान, तो ये नया ईरान पैदा हो गया आपके लिए। दूसरी तरफ जो तीसरा सबसे बड़ा में वो है स्टेट हॉर्मुज, और जो वहां के जो किंगडम्स हैं सारे, जहां से दुनिया का तमाम तेल आयात होता है, निर्यात होता है वगैरह, वो सब अब बिल्कुल ऐसे स्थिति में आ गए, उनको ये समझ में आ गया अमेरिका उनको डिफेंड नहीं कर सकता, उनको सुरक्षा नहीं दे सकता। लेकिन फिलहाल वो ये चाहते हैं युद्ध रुक जाए, क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्था जो है उसको चुनौती आ रही है। तो ये 3 हिस्से हैं, लेकिन तीनों आपने हिस्सों को अलग नजर से देखना, हर एक हिस्सा अपने अपने अंदर ऑटोनोमस है, और उसको अलग होकर देखना पड़ेगा। जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज की बात है, जो हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता है, उसमें ये तय हो चुका है, ऊपर ना कहा जाए, लेकिन अब भारत हो गया, चीन हो गया, कोरिया हो गया, जापान, अब ये नजरिए पे आ गए हैं कि एक सीमा से आगे भविष्य के लिए आप गल्फ स्टेट्स पे अपनी ऑयल या एनर्जी सिक्योरिटी के लिए भरोसा नहीं कर सकते। वहां जो चल रहा है इस पे मैं आऊंगा कमर आगा साहब से। जरा मैं एक सवाल ले लूं, मैं इस पे आऊंगा, आगे चल के आपसे चर्चा करूंगा। कमर आगा साहब, 2 चीजें बड़ा इंपॉर्टेंट निकल कर सामने आई अब तक जो चर्चा हुई है। पहला कि इजराइल एक सीमा के बाद अमेरिका की बात नहीं मानेगा, क्योंकि उसके अपने इंटरेस्ट हैं और ग्रेटर इजराइल बनाना चाहता है। तो ऐसे में ईरान भी इस चीज़ को अच्छे से समझता है। तो ईरान का रुख क्या होना चाहिए अभी, जो है उसमें क्या बदलाव चाहिए? और दूसरा, मैं जैसा भी सुन रहे थे आप कि ईरान इसमें विनर बन के उभरता हुआ दिख रहा है, ईरान जीतता हुआ दिख रहा है। तो क्या ईरान यहाँ पे एक ऐसी डिप्लोमेसी कर सकता है कि हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोल देते हैं, क्योंकि दुनिया भर के लोग परेशान हैं, और बाकी के जो देश हैं जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज के दूसरी तरफ हैं वो अपना तेल बेच सकेंगे? तो इससे एक समर्थन ईरान के प्रति बाकी देशों का जाएगा और अमेरिका के ऊपर दबाव बनेगा। जी, मैं समझता हूं कि ईरान तो चाहेगा कि जितनी जल्दी युद्ध खत्म हो जाए, बंद हो जाए परमानेंटली, और शांति वहां पे आ जाए। वो उसके इंटरेस्ट में है, उसको रीडेवलपमेंट करना है। बहुत बुरी तरह से वहां पे बर्बादी हुई है, इन्हीं ने कारपेट बॉम्बिंग तक की है बहुत सी जगहों पे, और सब उसका उन्हीं ने पूरा ब्यौरा भी दिया है। कहा है कि 270-290 के करीब बिलियन डॉलर का से भी ज्यादा का लॉस हो चुका है। उसके अलावा जो बढ़ता जा रहा है वो अलग है। दूसरी बात यह कि जो बातचीत इस समय हो रही, जैसा अम्बेसडर तेगुनाई ने बताया, वो यही है कि भाई सबसे पहले इस वक्त आप भी जो बता रहे थे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लिया जाए, फिर 60 डेज उसके बाद जो होगा उसमें न्यूक्लियर इश्यूज और दूसरे इश्यूज लिए जाएंगे। इन 60 दिन के अंदर स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल दिया जाए। इसके ऊपर बातचीत चल रही है। अमेरिका भी बहुत चाहता है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज खुल जाए। तेल की कीमत बढ़ने से अमेरिकन कंपनीज को जरूर फायदा हुआ है, लेकिन अमेरिकन पब्लिक के वहां पे बड़ी प्रॉब्लम आ गई है, क्योंकि तेल की कीमत अमेरिका में भी बढ़ गई है। वो जहां तमाम बढ़ती है तो वहां भी बढ़ेगी, और उसके बढ़ जाने से
ट्रम्प साहब के ऊपर काफ़ी प्रेशर है। नवंबर के महीने में मिड टर्म इलेक्शन होने हैं कांग्रेस के, जिसकी ये एक और उनको चाहिए कि इलेक्शन। दूसरी बात ये कि मुझे नहीं लगता ट्रम्प साहब भी चाहते थे कि कुछ फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट की तरह हो जाए, इसलिए कि उनका कोई भी एक भी ऑब्जेक्टिव या गोल जो था वो इस युद्ध में पूरा ही नहीं हुआ है। और अगर वो इस वक्त कोई उसके ऊपर एक्सेप्टेंस करते हैं, ईरान को पैसा देते हैं, तो फिर तो कहा जाएगा कि भाई आप तो वही काम कर रहे हैं जो ओबामा ने किया था। जब ओबामा ने किया था तो आप युद्ध में क्यों गए, आपने विड्रॉ क्यों किया JCPOA से, जो 2015 की वो थी पीस डील, न्यूक्लियर पीस डील ईरान के साथ, तो वो भी उनकी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा। वो समझ में तो आ रहा है, वो ये चाहते हैं कि एक फ्रोजन कॉन्फ्लिक्ट हो जाए धीरे धीरे, नो वॉर नो पीस, जैसे वहाँ पे है कोरिया में, नॉर्थ कोरिया में, और ईरान को बिल्कुल आइसोलेट कर दिया जाए। मगर फर्क है, ईरान को आप कोरिया की तरह अलग नहीं कर सकते। ईरान में काफी तेल है, गैस है, मिनरल्स हैं, फिर उसके अलावा ये भी है कि ईरान का इंटरनेशनल सपोर्ट है, और फिर इस वक्त ईरान की पब्लिक सपोर्ट भी बहुत है उसको, और दूसरे अरब देशों की भी सपोर्ट उसको काफी है। जब भी उसने अमेरिकन एम्बेसी या अमेरिकन मिलिट्री बेसिस पे अटैक किया है, आम जनता अरब की खुश हुई है। गाजा को उसने सपोर्ट किया है, उससे उसकी एक छवि बनी हुई है। अब्राहम अकॉर्ड कोई ज्वाइन करने पे नहीं राजी, सऊदी अरेबिया जो राजी हो गया था दिल्ली में G20 की मीटिंग में, उसने कहा, फिर जाके इंटरव्यू दिया अमेरिकन मीडिया को कि हम बहुत जल्दी ज्वाइन करेंगे, अब वो भी नहीं ज्वाइन करने पे राजी हैं। तो बड़ी स्थिति खराब है। 20% तेल आ नहीं रहा, ग्लोबल इकोनॉमी पे बहुत असर है। तनेजा जी ने काफी डिटेल से बताया कि अगर ये लंबा चलेगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी। लेकिन ईरान जो है वो अपनी शर्तों पे अड़ा हुआ है, वो कंप्रोमाइज कर रहा है। उसने ये कहा कि भाई आप कोई न्यूक्लियर एक्टिविटी नहीं होगी, इनरिचमेंट 15 साल नहीं होगा, 15 साल के बाद होगा। बहुत सी चीजें हैं बीच की जो की जा सकती हैं, जिसके ऊपर एग्रीमेंट ईरान से भी हो सकता है। लेकिन अभी तक एक दिन वो मानते हैं ट्रम्प साहब, फिर दूसरे दिन उनके ऊपर प्रेशर आता है अमेरिकन लॉबी का, जूइश लॉबी का और इजराइल का, तो वो पीछे हट जाते हैं, एक स्टेप आगे जाते हैं, फिर 2 स्टेप पीछे हो जाते हैं। यही चल रहा है काफी समय के साथ, और उससे पूरी दुनिया सफर कर रही है जी। और खुद अमेरिका के अंदर भी एक बड़ी क्राइसिस मुझे आती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मेरा सवाल यही है कि आप जब इस तरह से क्राइसिस में फंस चुके होते हैं तो 2 चीज़ें हैं अमेरिका के लिए। एक कि हम इस युद्ध को ख़त्म करें, लेकिन हम जीतता हुआ दिखें अपने आप को, तो ये क्या टूल्स हो सकता है अमेरिका के लिए। और दूसरा कि अगर न्यूक्लियर इशू पे बातचीत नहीं बन रही है तो हम न्यूक्लियर इशू को थोड़े देर के लिए दरकिनार कर देते हैं, अंतरिम कुछ समझौता कर लें, फ्रेमवर्क बना लें, और आगे चलकर न्यूक्लियर इशू पे जाएंगे। एम्बेसडर त्रिगुणारत, ये ऑप्शन नहीं है क्या? बिल्कुल, लक्ष्मण जी, यही ऑप्शन है। एक्चुअली जो MOU साइन हो रहा है उसमें सबसे पहली बात जो है वो 2-3 चीजों के ऊपर है। और एक तो ये कि किस तरह से स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोला जाए। उसमें भी प्री कंडीशन जो ईरान की है कि पहले अमेरिका ब्लॉकेड हटाए। और अमेरिका, आपने देखा होगा कि लास्ट वीक प्रेसिडेंट ने, ट्रम्प ने अपने ट्रूथ सोशल पोस्ट में लिखा था कि आवर नेवी विल रिटर्न बैक एंड एवरीबॉडी आउट एंड, और पहले ही उन्होंने मान गए इस बात को। ये सब जानते थे कि अमेरिका इससे, जिसको टैको बोलते हैं, वो सबसे पहले करेंगे। दूसरी चीज उसने ये कहा है कि भाई जो लड़ाई चल रही है लेबनान के अंदर या गाजा के अंदर, ऐड कर दिया उन्होंने, अगर वो नहीं रुकती है तो हम बातचीत करने को तैयार नहीं है। उनका जो सबसे लॉयल अगर कोई प्रॉक्सीज में है तो वो है हिजबुल्लाह सबसे ज्यादा है, और उसको अगर बिल्कुल ही खत्म करने देंगे, का बिल्कुल इन्फ्लुएंस वहां पे जो एसिमेट्रिक थोड़ा बहुत बचा है वो भी नहीं होगा। तो ट्रम्प के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये नहीं है कि नेतन्याहू बचते हैं या नहीं बचते हैं। मैं दोनों अपने एस्टीम पैनलिस्ट से एग्री करता हूं कि जूइश लॉबी अमेरिका में बहुत स्ट्रांग है, और वो डिक्टेट करती है जब भी एग्जिस्टेंस का सवाल आता है इजराइल के। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि जूइश लॉबी जो पैक और ये दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की जो अप्रोच है उससे खुश नहीं है। क्योंकि एक नहीं, 6 फ्रंट पे वॉर लड़ रहे हैं आप, हर एक के साथ में बढ़ाते जा रहे हैं। और इस बात के लिए अमेरिका में आज की डेट में अरब लॉबीज, दूसरी लॉबीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गई है। तो इसलिए प्रेसिडेंट ट्रम्प से एक ऐसा रास्ता चाहते हैं ताकि उनको एक सेफ एग्जिट मिल जाए, ऑनरेबल एग्जिट मिल जाए इस वॉर से। ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज उनके लिए। उसके बाद चाहे जो होगा देखा जाएगा।
जहां तक बात न्यूक्लियर की है, तो नहीं, अगर आप देखें तो 27 ये फरवरी सेफ वाली जो एग्जिट कैसे डील थी, मिलेगा उनको? एग्रीड है। ये सेफ एग्जिट कैसे मिलेगा उनको? सेफ एग्जिट मिलेगा अगर अगर इसराइल अटैक करना बंद कर देगा इस तरह से दूसरे में, और या जिसको स्पूक करता है हर एक चीज में, हर स्टेप के ऊपर, तो हो जाएगा। तो रेडी बैठे हुए हैं दोनों लोग तैयार करने के लिए। तो इट इज नॉट कि कोई ऐसा, मैं कह रहा हूँ बस 100 दिन का वार माना जाएगा, अगले हफ्ते में आप देख सकते हैं कि शायद ये बंदी हो जाए, एमओयू साइन हो जाए। एमओयू साइन हो और उस एमओयू में न्यूक्लियर वाले पे कोई सहमति फिलहाल ना बने, उसको टाल दिया जाए, इसकी संभावना आपको ज्यादा दिख रही है। नरेंद्र तनेजा साहब। नहीं, देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि आप ये मत बोलिए कि ट्रंप साहब ने युद्ध शुरू क्यों किया था। उन्होंने इसीलिए तो शुरू किया था कि भाई जो न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की ईरान की जो कोशिश है और वो उसके बहुत नजदीक है, इसीलिए तो उन्होंने हमला किया था। अब कैसे वो अमेरिका की पब्लिक के पास या अपने जो भी समर्थक है उनके पास जाएंगे कि जिस लिए हम गए थे उस पर तो हमने बात ही नहीं करी, उसके इधर अगल बगल होकर के समझौता करके हम तो आ गए। ऐसा तो नहीं है कि अमेरिका में मीडिया नहीं है या उनके रिपब्लिकन पार्टी के अंदर भी जो है उनको प्रश्न करने वाले नहीं, और डेमोक्रेटिक पार्टी तो पूरी बैठी हुई है। अमेरिका के जो स्ट्रेटेजिक अफेयर्स कमेंटेटर हैं, आप देखिए 90% वो तो ट्रंप को रोज याद दिलाते हैं, आप तो इसलिए गए थे वहां पे। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि वो इतना इनके लिए आसान होगा। और दूसरी तरफ ये है कि आज जो सिर्फ चीजें जो थोड़ी उम्मीद पैदा कर रही है वो दो हैं। एक तो ये कि ईरान जो है उसको समझ में आ गया है कि उसकी बड़ी आर्थिक रूप से बर्बादी हुई है, लोग बहुत मारे गए, वहां के सुप्रीम मारे गए, लेकिन उसके बावजूद उनको ये लगता है कि शायद अब ये ऐसा ठीक रहेगा। कुल मिलाकर के पब्लिक ओपिनियन में ले लो या उनका अपना कंसोलिडेशन ईरान में जो हुआ है, कुछ मिला के वो पॉजिटिव है। और अब उनको लगता है कि समय आ गया है, अगर जो सैंक्शंस हट जाएं और ये जो बातें हो रही है $300 बिलियन और $200 बिलियन, कोई इसकी पुष्टि किसी ने नहीं करी है, सब बातें हैं, अभी किसी ने पुष्टि नहीं करी है। तो ये शुरू हो जाए, शायद और कंपनियां आ जाए, निवेश करें तेल और गैस में, इस तरह की बात हो, तो इससे थोड़ा उनको लगता है कि कुल मिलाकर के उनकी सिचुएशन विन विन वाली होगी। ट्रंप साहब को ये लगता है, ट्रंप साहब कोई लंबा गेम नहीं खेलते हैं, ना उनकी स्ट्रेटेजिक थिंकिंग है ना स्ट्रेटेजिक माइंडसेट है। उनको ये था, उनको लगा था कि भाई ये जाकर हम 4-5 दिन में आर पार करके अपना मकसद पूरा हो जाएगा और जो नोबेल पीस प्राइज भी पक्का कर लेंगे और साथ में जो है ये भी हो जाएगा भाई इनसे बड़ा कोई नेता नहीं पैदा हुआ। अब वो सपने तो खत्म हो चुके हैं, अब उनके वो निकलना चाहते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान रखिए, जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज है उसको ये जो अमेरिका चाहता है कि बिल्कुल ईरान पीछे हट जाए, ओमान की भी दखल ना हो और पहले के तरीके से जो है फ्लो होना शुरू हो जाए। ये ईरान के पास सबसे बड़ा हथियार स्टेट ऑफ हॉर्मुज है। वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जब तक नॉर्मलाइज करने के लिए राजी नहीं होगा, जब तक जो उनका नजरिया है वो जब तक पूरा नहीं होता। मुझे जो अपने नजर आ रहा है, ईरान को ये दिख रहा है, ये उनके पास एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी सामने दे दी है कि उस पूरे इलाके के अंदर एक तो महाशक्ति के रूप में इजराइल बनाई बैठा है क्योंकि उसके पास आणविक हथियार है, और दूसरा जो है वो ईरान बने और जो आसपास के तमाम देश हैं, खासतौर से जो छोटे किंगडम है जहां से तेल गैस मिलेगा, वो कम से कम जो है ईरान को जो ये माने कि ईरान जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है और वो कुल मिलाकर के बैलेंस अपनी रिलेशनशिप ईरान को लेके चले। उनको लगता है ये मौका है। और अगर आप बड़े ध्यान से आप देख रहे हैं, जिस हिसाब से कतार भी कूद पड़ा है मीडिएट करने के लिए, जिस हिसाब से ओमान भी ईरान से बात कर रहा है, खबरें ये भी हैं कि कहीं ना कहीं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का रवैया भी ईरान के प्रति जो है काफी लचीला हो चुका है। इससे ऐसा लगता है कि जो हालात पैदा हो रहे हैं वो नहीं हो रहे जिसके लिए ट्रंप साहब वहां आए थे। ट्रंप साहब तो 100% हार चुके हैं, लेकिन ईरान को लग रहा है ये एक अवसर है कि उस इलाके के अंदर वो अपना दबदबा भी बढ़ा सकता है, सैंक्शंस को भी वो कर सकता है, और अमेरिका से गारंटी चाहता है, बिना उसके वो नई बात को मानेगा। वो ये गारंटी है कि अमेरिका दोबारा कभी ईरान पे हमला नहीं करेगा। उनके लिए सबसे बड़ा विषय ये है कि आप इसको राजी करिए, बाकी बातें बाद में होंगी। गुलशन सचदेवा साहब, इस पे मानेगा अमेरिका? नहीं, अब मुझे लगता है दिक्कत क्या है यहाँ पे सबसे बड़ी, क्योंकि ईरान को अमेरिका हरा नहीं पाया है और नेतन्याहू उनके काबू में नहीं है, तो उसमें से निकले तो निकले कैसे? क्योंकि अब ये है कि निकलने के लिए जो आप बात कर रहे हैं कि स्टेप बाय स्टेप वहां से न्यूक्लियर की, तो अभी ईरान कोई बात ही नहीं कर रहा है। वो बात तो अभी बहुत पीछे जाके होगी। अभी तो सिर्फ जो स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात है, उसका भी वो अपना एक मुआवजा चाहता है
कि खोलेंगे, लेकिन उसके लिए आप क्या हमारे जो है उसके बदले में इन्वेस्टमेंट क्या आएगा हमारे पास, उसके बदले में आप हमारे जो फ्रोजन एसेट्स हैं वो कितने आप खोलेंगे, अभी तो उसके अच्छा, एक ऊपर चीज और बात। गुलशन सचदेवा साहब, हाँ जी। गुलशन सचदेवा साहब, एक चीज और कि ये जो बार बार लॉजिक दिया जा रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज को जो आप अंतर्राष्ट्रीय इलाका घोषित कर रहे हैं, कई लोग ये कह रहे हैं कि ऐसा है नहीं, ये जितने नॉटिकल माइल पर देश की सीमा से बाहर होता है उसके भीतर है स्टेट ऑफ हॉर्मुज। तकनीकी तौर पर ईरान चाहे तो उसको अपना कब्जा के अधीन बता सकता है। नहीं, अब ये है कि बात अब कानूनी तौर से इतने सालों तक हमेशा से दशकों से खुला था तो वो खुला था। अब आपने उनको मौका दे दिया है, मौका दे दिया है तो उसके अंदर उन्होंने अपना शुरू कर दिया है, जो भी वहां से लेना, कुछ भी वहां से किराया, वहां एक से उनको जो मौका मिल गया है कि उसको अपना अब ऐसी स्थिति आधिपत्य। में आपने नरेंद्र लोगों तनेजा को फंसा साहब, दिया। हाँ जी जी बताइए। हाँ, तनेजा साहब इशारा कर रहे थे कि शायद वो सहमत नहीं है हमारी बात से। नहीं लक्ष्मण जी, देखिए वो स्टेट ऑफ हॉर्मूज को देखिए या पर्शियन गल्फ को जाके, मैं 20 दफे वहां गया हूँ, लगभग सारा इलाका मेरा खुद का देखा हुआ है। अगर ईरान ये दावा करता है कि आप बात कर रहे हैं कि साहब जो मैरीटाइम टेरिटरी या आपने इतना ले सकते हैं, आप उसको बढ़ाया जा चुका है, अगर ईरान करता है, उसके पड़ोस में सऊदी अरब बैठा है, वो तो करेगा, वो भी इतना करता है तो वो ईरान की टेरिटरी भी अंदर आ जाएगी। ओमान भी करेगा, कतार क्यों चुप बैठे, बहरीन क्यों चुप बैठेगा, ऊपर कुवैत क्यों चुप बैठेगा? तो ऐसा नहीं है, इस तब तो यही हालात वजह और, है हाँ हाँ, कोई भी देश ये दावा हालात नहीं और तब कर सकता। बिगड़ते जाएंगे। हाँ, हाँ, कोई देश दावा नहीं कमर कर आगा सकता साहब, स्टेट ऑफ में। नहीं, दावा कोई नहीं, कमर आगा दावा साहब, दावे की बात मैं सिर्फ इसलिए कह रहा था क्योंकि आपने उनको मौका अमेरिका ने दे दिया। उसके बाद ऐसी स्थिति पैदा होगी कि उन्होंने वहां से उगराही करनी शुरू कर दी, जो जहाज निकल रहे थे वो उनका पैसा देना शुरू कर दिया। उनको लगता है मौका ऐसा है, लेकिन वो एक बात मुझे लगता है टेम्पररी बात है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ईरान को भी पता है। लेकिन अब बात है कि ईरान जैसे अब उसके बाद अब उनका दबदबा वो चाहेंगे इस पूरे इलाके के अंदर, एक नया जो पूरा दबदबा चाहेंगे, हाँ हाँ, दबदबा चाहेंगे और साथ में भी उनका जो नुकसान हुआ, नुकसान की भरपाई है तो अमेरिका करे, या फिर नुकसान की भरपाई वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल लगा करना चाहेंगे, क्योंकि आपने सही कहा उनको एक मौका मिल गया है। कमर आगा साहब, इसको कैसे देख रहे हैं इस इशू को आप? देखिए, ये बड़ा बहुत ही भयंकर, बहुत ही जटिल समस्या है। ये आसानी से हल नहीं होगी। ये अभी जाएगा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में भी, वहाँ पे भी बातचीत होगी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी ये इशू है, और उसके अलावा दूसरी जगहों पे भी है। दूसरी बात ये कि फिलहाल जो है वो ईरान और ओमान, इसके दो मेजर कंट्रीज हैं जिनके जो कंट्रोल करते हैं। एक साइड में ओमान है, एक साइड में ईरान है। ईरान के पास ज़्यादा बड़ा एरिया है, लेकिन ओमान के पास भी है। वहाँ पे इनका दो का माना जाता है इसके ऊपर कंट्रोल जो क्या है वहाँ पे। अब क्या होगा, कैसे होगा, बहुत सी चीज़ें हैं ईरान के लिए। फिलहाल ये एक बार्गेनिंग चिप है जिसका वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो आसानी से अब ये नहीं छोड़ेंगे, ये समझ लीजिए। इसलिए कि उन्हीं ने उसके साथ और इतनी शर्तें होंगी, जुड़ी हुई होंगी, तो वो तो अब रहेगी। अब गल्फ ओमान भी काफ़ी उनके साथ मिला हुआ नज़र आता है। ओमान को प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत स्ट्रांग वार्निंग दी कि ऐसी बात आप सोचिए भी नहीं कि रेवेन्यू शेयरिंग की बात ईरान ने ओमान से शुरू कर रखी है। दूसरी बात ये कि देखिए, ये न्यूक्लियर इशू कोई इशू नहीं है। ये गए थे रेजीम चेंज करने, ये गए थे तेल के लिए बेसिकली। इन्हीं ने सोचा था कि हमने अब वेनेजुएला का तेल हमको मिल गया है, अब हमें ईरान का भी मिल जाएगा, फिर उसके बाद हम क्या कहते हैं जो वहाँ का तेल है यूरोप में ग्रीन लैंड का भी तेल हमको मिल जाएगा, और हमारा ग्रेटर जो कंट्रोल है ऑयल रेवेन्यू के ऊपर, ऑयल रिसोर्सेज के ऊपर हमारा बन जाएगा। ये बात बहुत समय से चल रही है। बुश एडमिनिस्ट्रेशन को भी, बुश जूनियर एडमिनिस्ट्रेशन में भी डिक चेनी को जो थी वो दी गई थी, इस तरह की ब्रीफिंग दी गई थी जिसको उन्हीं ने डिस्क्लोज कर दिया था। उनको उस वक्त कहा गया था कि ग्रेटर कंट्रोल होना चाहिए तेल के ऊपर, और अब अमेरिका को लगता है कि ये बेस्ट मौका है। अगर नहीं होगा तेल पे कंट्रोल तो उनका जो इन्फ्लुएंस है वो लगातार डिक्लाइन होता चला जा रहा है, इकोनॉमिकली भी, मिलिट्रीली भी और पॉलिटिकली भी। गल्फ के भी नेशन सब चाहते हैं कि जरा ये चाइना से, इंडिया से, ब्राजील से, साउथ अफ्रीका और दूसरे देशों से बात
बात करना, उनका भी दिल चाह रहा है। सऊदी अरेबिया भी सोच रहा है कि उसको भी सिक्योरिटी काउंसिल का विस्तार होगा तो मिलेगा। वॉर से हुआ ये है कि ब्रिक्स का मसला सब खत्म हो गया, कोई बातचीत नहीं चल रही है। फिर उसके अलावा ये भी है कि सब जितने भी सारी एनर्जीज जो है वो लगी हुई है। एंड यूएस चाहता था कि वो एक यूएस डिजाइंड नया मिडिल ईस्ट, इजराइल लेड मिडिल ईस्ट बनाने की जो बात कर रही थी वो सब रुक गया मसला। उन्हीं ने तो सोचा था कि इजराइल और अमेरिका मिलके एक नया मिडिल ईस्ट बनाएंगे जिसमें बहुत से देशों के, सऊदी अरेबिया के पार्टीशन तक की बात की गई थी, वो सब खत्म। अब बहुत मुश्किल है। ईरान ने ऐसे ही रोक लगाई है कि इनके लिए बड़ी मुश्किल होगी, इनका निकलना भी बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन इस रोक पे जो है निकलने भी नहीं देगा। लेकिन ये रोक अपने आप में बहुत ही खतरनाक स्तर पर जा रहा है। इस पे तनिया साहब आपके पास आऊँगा, लेकिन एम्बेसडर त्रिगुनाथ साहब आप प्रोसेस पे बताइए कि अभी मैं इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के प्रमुख का इंटरव्यू हमारे सिस्टर चैनल ने किया, तो उनका साफ तौर से कहना था कि अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज ऐसे ही बंद रहता है तो पूरा वर्ल्ड एक रेड जोन में जाने की तरफ बढ़ रहा है। यानी खतरे के निशान से ऊपर, जो कहते हैं ना जब बाढ़ आती तो नदी का पानी खतरे के निशान से ऊपर चला गया, उस स्थिति में जा रहा है पूरी दुनिया। तो अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खुलता है बहुत जल्द तो स्थिति तो बड़ी भयानक हो जाएगी। ऑलरेडी काफी फर्क पड़ा है। और जो अगर आप आईएमएफ और स्टेटमेंट देखें तो ग्लोबल ट्रेड और जीडीपी सबकी बड़ी रेड में जो आप फिगर्स कह रहे हैं उस तरह की ऑलरेडी आनी शुरू हो गई। सब जगह की जीडीपी ऊपर इम्पैक्ट, ट्रेड के ऊपर इम्पैक्ट होगा, डे टू डे लाइफ के ऊपर इम्पैक्ट होगा, सोशियो इकोनॉमिक इम्पैक्ट होंगे। और ऑलरेडी कर रहे हैं कंट्री, इंक्लूडिंग हमारा भारत में भी इस तरह से है। तो मैं ये तो इसीलिए तो जैसा सबने कहा है कि जो ईरान है उसको एक वेपन मिल गया। और ये नहीं कि आज से ईरान ने पहली बार कहा हो, उसमें जून के बाद से ये कहता आ रहा है कि अगर हमारे पास हमारे ऊपर दोबारा से अटैक हुआ तो हम स्टेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। और अब वो ये कह रहा है कि अगर दोबारा से फिर अटैक किया तो हम बाब अल मंदब को भी, हुतीज उनके एसोसिएट्स हैं, तो वो बाब अल मंदब और रेड सी, वो तो समझ लीजिए कि पूरा का पूरा ट्रेड का जितना भी सिस्टम है, ये अगर अमेरिका या यूरोपियंस या किसी भी कंट्रीज के बस में होता कि मिलिट्रीली इसको खुलवा सकते तो अब तक वो स्टेप ले लिया होता। तो ये तो किसी बात है कि आसान नहीं है कि उसको खोला जाए। तो इसलिए खाली निगोशिएशन ही एक वे फॉरवर्ड है। और इसीलिए जो ये एमओयू की बात हो रही है, और अमेरिका भी प्रेशर में है, अपने आप ही नहीं से एलाइज सारे कंट्रीज ग्लोबली अमेरिका कढ़ाया सा बनता जा रहा है इस तरह से। तो उनको भी परहेज बात कर के जल्दी से जल्दी इसको खोला जाए, भले ही उनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना होता हो। लेकिन आप समझिए कि 50% ऑयल प्राइसेस अमेरिका में भी बढ़ गए हैं कंज्यूमर के लिए। और आजकल जो वहां पर डिबेट्स हो रही है वो इस तरह की क्या है जो देश के हित के बलाय उल्टा उन्हीं के ऊपर में उसका असर पड़ रहा है। तो वहां पर जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं, डोमेस्टिक घरेलू मजबूरियां जो हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा दबाव वहाँ पे पड़ रहा है। लेकिन जो अब बात आपने कही कि यूएस के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट ना पड़ रहा हो, लेकिन तब भी उनके ऊपर दबाव है कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुलवा दीजिए, ताकि महंगाई का जो सीधा सा असर है, पेट्रोल की कीमतें वहाँ 47% से ज़्यादा बढ़ गई, उसको कैसे काबू में लाया जा सके। तनैया साहब, दो सवाल। क्या वाकई अमेरिका दिल से चाहेगा कि अब हो गया बहुत, हमें जितना तेल बेचना था हमने बेच लिया, अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्द खुल जाए, चूँकि मिड टर्म इलेक्शन में जाना है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज अगर नहीं खुलता है तो जो मैंने आपको बताया इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के जो प्रमुख का बयान आया है वो कितना खतरनाक है? देखिए, पहला तो ये है कि अमेरिका जो है, कमर आगा साहब जी ने भी उसका जिक्र किया, अमेरिका का सीधा यह है कि अभी तक तो दुनिया बहुत बदली है लेकिन इतनी नहीं बदली। आज भी दुनिया में जिसका तेल के जो पूरा साम्राज्य है, जिसका दबदबा उस पर रहेगा, उसी दुनिया में तूती बोलेगी। आज भी हकीकत यह है, रिन्यूएबल एनर्जी आ गई, तमाम आ गया, लेकिन जो तेल को कंट्रोल करेगा काफी हद तक वर्ल्ड पॉलिटिक्स पे उसका दबदबा काफी रहेगा। और उसके तहत ईरान का तेल अमेरिका को चाहिए, वहां की गैस उनको चाहिए। वो काफी नहीं है कि सऊदी अरब पे उनका दबदबा काफी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स पे है, वो इसीलिए वेनेजुएला गए, इसीलिए वो कनाडा जाना चाहते हैं, इसीलिए वो ग्रीनलैंड जाना चाहते हैं। ये तो बिल्कुल स्पष्ट है। और ये आज की नीति नहीं है, ये अमेरिका की 30 साल से नीति है। जो फर्क इतना हो गया कि ट्रंप साहब ने इसको जिस तरह हैंडल किया है, वो ऐसे है ना किया है जैसे किसी अनाड़ी बच्चे को मर्सिडीज पकड़ा दे तो वो क्या करेगा। उन्होंने उसको जो है कोई उनमें मेच्योरिटी उनकी नजर नहीं आई, ना कहीं गहराई, ना कोई फिनेस डिप्लोमेसी में जो होनी चाहिए, इसलिए जो थोड़ा सा मजाक देखने लगा। जहां तक आपने आईए की जो
सदर है उनकी बात करी। देखिए, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी OECD कंट्रीज का समूह है। हम मेंबर हैं, लेकिन हम एक एसोसिएट मेंबर है। मतलब ये हुआ कि बाहर वरांदे में बैठे हैं, हम उसके सदस्य पूरी तरह नहीं है। ना चाइना है, वो OECD मतलब धनी देशों की वो है बात। और ये जो जनाब जी जिनके आपने चर्चा करी, ये वही बोलते जो अमेरिका चाहता है, ये इसके अलावा कभी कुछ नहीं बोलते। जब बाइडेन साहब सत्ता में थे तो ये सुबह से शाम तक क्या कहते थे कि ये गीत गाते थे रिन्यूएबल एनर्जी का, ग्रीन एनर्जी का, और ये बोलते थे ऑयल की तो अहमियत ही खत्म हो गई। तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि जाग गए हैं, उनको समझ में आ गया है कि भैया दुनिया में अभी तेल की अर्थव्यवस्था जो है अभी तो वही है। तो इसलिए इनके बयानों को कम से कम मैं, चूंकि मैं व्यक्तिगत रूप से IAEA को बहुत फॉलो करता हूँ, इनको भी, इसलिए मैं उसको, लेकिन हकीकत ये है पूरी दुनिया में खासतौर से जापान, साउथ कोरिया, भारत और चीन ये बहुत दबाव डाल रहे हैं अमेरिका के ऊपर कि अब स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खुलवाइए, क्योंकि ये 4 देश ऐसे हैं जो एशिया के सबसे बड़े आयातक हैं और कहीं ना कहीं अमेरिका से इनके चारों के अच्छे संबंध हैं। ये जवाब डाल रहे हैं कि भाई आप इनको जो है इसको खुलवाइए। चाइना और भारत, मैं स्वयं अभी पिछले दिनों में मैं चाइना की जो सबसे बड़ी ऑयल कंपनी है उसके चेयरमैन, उनके साथ मैं इसी तरह के एक पैनल डिस्कशन में था। हम 2 ही लोग थे और उन्होंने हर बात पे मेरा इस बात पे समर्थन किया। उन्होंने कहा चीन जो है स्टेट ऑफ हॉर्मुज का टोलिंग नहीं होने देगा, वहां किसी तरह की टोलिंग नहीं होगी। ये चीन की सबसे बड़ी तेल कंपनी के चेयरमैन बोल रहे हैं, जो कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत से वरिष्ठ मेंबर भी हैं। और उसके बाद खुद वहां के जो राष्ट्रपति जिनपिंग, उन्होंने भी लगभग ये बात कही है। तो ईरान जो है वो नहीं, ईरान लेकिन ने उसके बाद ईरान से जो संबंध है, ईरान से जो संबंध है, उस संबंध के आधार पर कम से कम चीन को टोलिंग से रियायत तो मिल सकती है, छूट मिल सकती है। देखिए, बात सुनिए, चाइना जो है बहुत इस मामले में कूटनीति में बड़ा मैच्योर है। चाइना को ये पता है कि अगर जो है ये हुआ कि आपने खाली चाइना को परमिशन दे दिया है, इसका मतलब ये हुआ चाइना नहीं चाहते कि पूरी दुनिया चाइना को इस नजर से देखे, वो नहीं चाहते। उनका ये मानना है कि वो चाइना बहुत मैच्योर डिप्लोमेसी करता है, तो इसलिए चाइना ये नहीं चाहेगा कि दुनिया को आपने फेवर कर दिया है क्योंकि आपने वहां $80 बिलियन निवेश कर दिया है और $426 बिलियन की आप बातचीत कर रहे हैं। क्यों चाहेगा चाइना ये इमेज? और भारत भी ये इमेज नहीं चाहता। तो भारत, जापान, चाइना और कोरिया बिल्कुल स्पष्ट है, रोजाना अमेरिका को बोल रहे नहीं। दूसरी बात, ईरान ने बयान दे दिया है, ऑफिशियल बयान है, उन्होंने ये कहा है कि हम पेट्रोलिंग की बात नहीं करी, हम तो ये कह रहे हैं कि पर्यावरण टैक्स लगेगा जो वहां से निकलेगा। ये जहाज निकलते हैं तो होता है, उसको हम और ओमान मिलकर कंट्रोल करेंगे। तो वो उन्होंने 3 स्टेप पीछे ले चुका है। ईरान इसको एक बार्गेनिंग चिप की तरह यूज कर रहा है। ईरान भी को पता है कि दुनिया में भारत, चाइना अलाउ नहीं करेंगे, ये बार्गेनिंग चिप है। एक सवाल और गुलशन सचदेवा साहब आपके पास जाऊं इससे पहले कि भारत की स्थिति अभी क्या है? क्रूड ऑयल को चूंकि आप काफ़ी क्लोजली मॉनिटर कर रहे होते हैं, हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व की स्थिति से देखें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज के अलावा दूसरे रिसोर्सेज जो सप्लाई आ रहे हैं उसकी स्थिति से देखें, तो कब तक हम लोग अभी के हालात पर बने रह सकते हैं अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद रहता है यूं ही? तो देखिए, आपका 2 लाइन का इसका पहला जवाब तो ये है कि हमारी सिचुएशन कंफर्टेबल नहीं है ना, क्योंकि हम बहुत भारी मात्रा में जो है तेल की खपत हम रोजाना जितनी हमारी होती है। लेकिन हमने क्या करा है कि हम ऐसे देशों में जा जाकर तेल ला रहे हैं और भारी मात्रा में ला रहे हैं और उस ग्रेड का तेल अब खरीद रहे हैं जिस ग्रेड का तेल को रिफाइन करने के लिए हमारी रिफाइनरी बहुत बहुत कन्वीनियंट नहीं था उनके लिए, लेकिन उन्होंने बड़ी जल्दी जल्दी अपने को चेंज करा है। लेकिन अभी ये बात यह है कि 2 चीजें इसमें निकल के आ रही हैं। एक तो ये कि अन्य देशों से और तेल लंबे समय अभी हमको लाना पड़ेगा जब तक स्टेट और मोर खुल नहीं जाता। दूसरी, दिल्ली के अंदर वो सारे लोग जो इन विषयों में इन्वॉल्व हैं, सब अब इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हमारी मीडियम टू लॉन्ग टर्म थिंकिंग में हमारी जो डिपेंडेंस है जो खाड़ी के देशों पे, उसको हमने सिग्निफिकेंटली नीचे करना पड़ेगा। दुनिया के अन्य देशों से तेल, गैस, LPG तीनों लाना शुरू करना पड़ेगा। हम लेते रहेंगे यहां से, लेकिन ऐसी कभी दोबारा सिचुएशन हो जाए तो हमारे वो हालात ना हो जाए जो आज हमारी हो गई है या कोरिया की हो गई है या जापान की हो गई है। ये फैसला लगभग लिया जा चुका है, औपचारिक रूप से घोषणा नहीं है, लेकिन अभी स्थिति यह है कि दुनिया में जहां भी तेल मिलता है, जिस दाम पे मिल रहा है, लक्ष्मण जी ध्यान रखिए, आज जो तेल हम यूज कर रहे हैं अपनी कार में और या अपने हवाई जहाज में, उसकी जो प्राइस है वो बहुत ज्यादा है जो हमारी अर्थव्यवस्था अफोर्ड नहीं कर सकती। लेकिन सरकार की प्राथमिकता यह है कि किसी तरह का सप्लाई में डिसरप्शन ना हो। सप्लाई में डिसरप्शन नहीं है, बट दिस इज कमिंग एट ए वेरी हाई कॉस्ट। बहुत ऊंची कीमत तो हम लोग ला रहे हैं ताकि सप्लाई में डिसरप्शन ना हो, लेकिन उसकी लागत बहुत ज़्यादा है। एक सवाल कि इन सब डील के बीच में जो पिछले दिनों काफ़ी तेज़ी से उभर कर सामने आया था प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, वो था पाकिस्तान। लेकिन 45 दिन से ज़्यादा हो गया है। मैं देख रहा था 17 अप्रैल को अंतिम
ट्वीट या फिर क्या एक्स पर पोस्ट आया था पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का, उसकी तरफ से किसी भी तरह का कोई बयान सीज फायर को लेके या फिर मध्यस्थता को लेकर नहीं आया है। तो पाकिस्तान आखिर कहाँ चला गया? गुलशन सचदेवा साहब और कमर आगा साहब दोनों से सवाल लेकर आऊंगा। छोटे से ब्रेक के बाद कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा करें कि ईरान युद्ध रोकने के बीच में आखिर रोड़ा कौन है। जब ये युद्ध चरम पर था तो पाकिस्तान काफ़ी तेज़ी से मध्यस्थ के तौर पर उभर कर सामने आया, पूरी दुनिया के सामने हीरो बनने की कोशिश की, लेकिन 45 दिन से ज़्यादा का वक्त हो चुका है। पाकिस्तान एक तरीके से गुमनामी में चला गया है। प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, क्या पाकिस्तान ने अब हार मान ली है कि अब हमसे मध्यस्थता नहीं होगा, मामला कुछ और हो चुका है? नहीं, मुझे लगता है पाकिस्तान ने इस चीज का जितना फायदा उठाना था उन्होंने उठा चुके हैं। बिल्कुल अलग थलग पड़ रहे थे, उसके बिल्कुल अपने आप को सेंटर में ले आए हैं। और कल ही मैं देख रहा था कि जैसे यूरोपियन यूनियन की जो उनकी फॉरेन पॉलिसी चीफ है काया कलास, वो वहां पे थी, उनकी समिट मीटिंग वहां पे हो रही थी। और उसके बाद उन्होंने जिस तरीके से पाकिस्तान की तारीफ की है कि उन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया है, कि युद्ध को बिल्कुल बहुत आगे बढ़ने से उन्होंने उसको रोका, तो उसका उन्होंने काफी फायदा ऑलरेडी उठा लिया है इस चीज का। और इसका मुझे लगता है कि और भी अगर उनको कभी मौका मिलेगा आगे तो जरूर उसका बीच में फिर आने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अब मुझे लगता है कि उनकी जरूरत कम है, क्योंकि वो डायरेक्टली बात कर रहे हैं अमेरिकन जो हैं ईरानियंस के साथ, और दूसरे और कई मध्यस्थ उसके अंदर जुड़ गए हैं। तो उन्होंने अपना एक रोल अदा करना था, उन्होंने एक पॉजिटिव रोल मुझे लगता है वो अदा किया, और उसका फायदा उनको मिल रहा है और उसका फायदा उनको मिलेगा। तो उससे ज्यादा हमको ना ही उनको कोई और ना ही तो उनको कोई उम्मीद भी नहीं थी। हाँ, कमर आगा साहब, जितना फायदा मिलना था पाकिस्तान को उतना फायदा उन्होंने उठा लिया है, अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर अपने आप को स्थापित कर लिया है, और आगे मौका मिलेगा तो वो करेंगे, ऐसा गुलशन सचदेवा साहब कह रहे थे। या फिर दूसरा पहलू ये है कि शायद वो मध्यस्थता करने में सफल नहीं हुए इससे पहले कि उनकी थूथू वो अपने आप को बाहर कर ली। नहीं, मैं समझता हूँ सचदेवा साहब ने बहुत अच्छी बात कही। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान कोई मध्यस्थता कर ही नहीं रहा था, वो एक मैसेंजर का काम कर रहा था। जो मैसेज इनको देना होता था ईरानियों को, वो लिफाफा उनको दे दिया जाता था, वो पाकिस्तान को ईरान को जाके कर देता था। मध्यस्थता में उनके सिर्फ इतना बड़ा रोल था कि वो ईरान पे बार बार प्रेशर डालते थे कि आप बातचीत करिए, बातचीत बंद नहीं होनी चाहिए। उनके जनरल मुनीर पाकिस्तान ईरान गए, वहाँ उन्हीं ने भी बात की, नवाज शरीफ और उनके परिवार के लोग भी बैक चैनल से वहाँ पे बराबर ईरान के ऊपर दो। लेकिन ईरान के ऊपर दूसरी बात ये भी है कि ईरान का कोई ट्रस्ट पाकिस्तान पे नहीं है। पाकिस्तान के अंदर 2-3 ऐसी बड़ी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं जो केवल ईरान के ऊपर अटैक करते रहते हैं और पाकिस्तान की शिया कम्युनिटी को पाकिस्तान के अंदर टारगेट करते रहते हैं। अब उन्होंने कई 100 शिया जो वहाँ पे थे पाकिस्तान के अंदर, टॉप मोस्ट उनके ब्यूरोक्रेट्स या उनके डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, उनकी हत्याएं की हैं। और अभी भी कुछ ही समय पहले उनकी एक मस्जिद के ऊपर अटैक किया जिसमें काफ़ी शिया मरे हैं। तो पाकिस्तान, लेकिन क्योंकि उनका बॉर्डर बहुत लंबा है और दूसरी बात ये ईरान का पाकिस्तान के साथ उनका बड़े लव एंड हेट वाले रिलेशनशिप है, उसको छोड़ भी नहीं सकते, इसलिए उन्होंने इंगेज तो ज़रूर किया था मगर वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो नहीं सकते। दूसरी बात ये कि उनको देखिए निगोसिएशन का एक आर्ट होता है, उनको इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं। उनका जो कुछ भी एक्सपीरियंस है वो मिलिटेंसी बढ़ाने में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, आतंकवाद को बढ़ाने में बहुत है, लेकिन अमन शांति के लिए उनके पास कोई एक्सपर्टाइज नहीं है। दूसरी बात ये भी मैं एक चीज और कहना चाह रहा था, वो ये कह रहा था कि देखिए ये वार तो ईरान भी चाहेगा कि जल्दी खत्म हो, उसको सभी यहाँ पे पैनलिस्ट ने कहा कि उनको अपना रीडेवलपमेंट और रिकंस्ट्रक्शन का काम करना है। दूसरी बात ये भी है कि तेल जो है हम अरब देशों को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस है वो बहुत करीब है, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बहुत कम हो जाता है। हमारी ऑयल रिफाइनरीज गियर्ड हैं अरब इराकी तेल पे और
दूसरे ईरान के तेल पे, और 3 हमारी रिफाइनरीज जो हैं वो ईरानियन ऑयल पे गियर्ड हैं। तो दूसरी अब एक ही चीज़ हो सकती है, अगर गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को हमें छोड़ना है तो हमें ओमान से पाइपलाइन लानी पड़ेगी। इसके अलावा और कोई दूसरा मुझे नहीं नज़र आता। ईरान से पाइपलाइन आएगी तो उसकी सभी साझेदारी होगी सबकी, क्योंकि सऊदी भी उससे जुड़ सकते हैं, ओमान ईरान भी जुड़ सकता है। फिर उसके अलावा मैं समझता हूँ ये सब यूएई और कतर जितने भी देश हैं सब आसपास हैं, वहाँ से ये जुड़ सकते हैं सारी साझेदारी में, और कोई भी इंटरनेशनल बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसको फंड करने में प्रॉब्लम नहीं होगी उसको। मैं समझता हूँ कि तनेजा जी इस पे ज़्यादा अच्छा बताएंगे। इसी के वेनेजुएला का जो तेल है ये बहुत हैवी है, बहुत हार्ड होता है। केवल यहाँ पे एक रिफाइनरी है जो इसको रिफाइन करती है, वो है रिलायंस की, और भी कुछ रिफाइनरीज ने कर दिया। फिर दूसरी बात ये कि ट्रांसपोर्टेशन में इतना टाइम लगता है, इतना पैसा लगता है, इतना इंश्योरेंस कास्ट उसकी बढ़ जाती है जिसकी कोई इंतहा नहीं। अब 1 महीना 1.5 महीना पता नहीं कितने समय में आता है वो तेल। अमेरिका का तेल हम जरूर खरीदते हैं क्योंकि हमारे पास प्रेशर है। सबसे अच्छा तेल जो है वो बसरा ऑयल कहलाता है जो इस पूरे क्षेत्र में है, और बस इराक से हमारा बड़े घनिष्ठ संबंध है। तेल के हम बड़े वहाँ से हम तेल खरीदते हैं, सब बहुत बड़ा तेल भारत वहाँ से लेता है, वहाँ से भारत आता है, और हम चाहेंगे कि आने वाले समय में भी वहाँ से आता रहे, इसलिए कि वहाँ पे हमारी पुरानी उनसे कनेक्शन है, दूरियां हैं, रिश्ते हैं उनके साथ, इराक के साथ जुड़े हुए। और फिर उसके बाद ये भी है कि ये जो है हमें सस्ता पड़ता है, बहुत सी चीज़ों पर कंसेशंस पड़ जाते हैं। पाइपलाइन का बनना मैं समझता हूँ कि बहुत ज़रूरी है, बगैर पाइपलाइन का बनना बहुत ज़रूरी है। एम्बेसडर त्रिगुणानाथ, मैं आपके एम्बेसडर त्रिगुणानाथ मैं आपके पास आऊँगा, लेकिन ये जो पाइपलाइन वाली बात कही तनेजा साहब, कितना फिजिबल है ये? देखिए, अभी ये बहुत सारे आइडियाज पे बातचीत हो रही है। इस पे अभी पिछले दिनों मैंने ही एक राउंड टेबल ऑर्गेनाइज करी थी कि हम लोगों को ये पाइपलाइन के बारे में सोचना चाहिए। तो ऐसा सुझाव है कि 2 पाइपलाइन बनाई जा सकती हैं, सब सी पाइपलाइन। वो ओमान और साथ में उसको फुजैरा से भी कनेक्ट कर दिया जाए, और जो है वो सबसी एक पाइप की जो है वो गैस के लिए और दूसरी जो है वो तेल के लिए। तो उसकी इकोनॉमिक्स वर्कआउट हुई है, उसकी टेस्टिंग वगैरह पहले ही हो चुकी है, तो वो संभव तो है। और जो मेरा सुझाव उसमें हम लोगों ने मैंने दिया है वो ये है कि जो पाइपलाइन है उसकी ओनरशिप भारत ना ले, वो एक इंटरनेशनल कंसोर्टियम हो जिसमें अरब कंट्रीज भी हों, जिसमें रशिया भी शामिल हो जाए, अमेरिका भी शामिल हो जाए। तो इसका जो करियर जिसको पाइपलाइन, दोनों उसकी ओनरशिप और देशों के पास हो, और जो सप्लायर हैं वो ये कंट्रीज हों, यहाँ से ये सप्लाई होगी और भारत उनका खरीदार। मतलब ये है कि पाइपलाइन को मेंटेन करना जो है वो उनकी जिम्मेदारी है, क्योंकि अगर वो पाइपलाइन भारत के ओनरशिप में होगा तो पाकिस्तान तंग करेगा, पाकिस्तान उसको टारगेट बना के चलेगा, और वो या फिर किसी की भी ओनरशिप में होगा तो ये इस तरह के द्विपक्षीय खटास आने में ये पाइपलाइन से सप्लाई बाधित होगा। अगर इंटरनेशनल, लेकिन इसमें सबसे अहम बात यह है जो मैंने आपके उसमें कहा कि अब जो है भारत की हमारी थिंकिंग अब ये बन रही है, ये बात सच है कि शिपिंग टाइम या एक्सेसिबिलिटी ये मिडिल ईस्टर्न के जो कंट्री, पश्चिम एशिया के देश हमारे लिए ज्यादा वो हैं, लेकिन भारत जैसा देश जिसकी जो है स्ट्रेटेजिक अब जो थिंकिंग है वो ये है, यस इकोनॉमिक्स जो है वो बेस्ट होती है अगर हम इन खाड़ी के देशों से तेल मंगाए, लेकिन हम इस जो कुछ हमने देखा है पिछले 2.5 महीने के अंदर, हम खाली अब इकोनॉमी पे नहीं जा सकते या इकोनॉमिक्स पे नहीं जाएंगे, हमको स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में लानी है, जिससे कि एक स्ट्रेटेजी के तहत हम जो इसको जितना हो सके डाइवर्सिफाई। इसका मतलब ये नहीं कि हम इन देशों में नहीं लेंगे, इन देशों पर निर्भरता बनी रहेगी क्योंकि इनका तेल भी अच्छा है और अच्छे देश है और हमारे 1 करोड़ भारतीय वहां काम करते हैं, इसको तो और गहराया जाएगा। लेकिन साथ में निर्भरता जो है, अगर स्टेट ऑफ हॉर्मुज जैसा हादसा दोबारा हो जाए तो हमारी अर्थव्यवस्था इतनी विचलित ना हो जाए जितनी आज है, उसको कम करने की व्यवस्था करनी होगी। एम्बेसडर त्रिगुणानाथ साहब, मेरा सवाल यह है कि ये पाइपलाइन बिछाने की जो बातचीत की जा रही है, या फिर अपने सप्लाई को हम डाइवर्सिफाई कर लें, स्टेट ऑफ हॉर्मुज पर निर्भरता उतनी ना रखें, स्ट्रेटेजिकली कितना संभव है? डिप्लोमेसी के लिहाज से देखें, दुनिया के बाकी देशों के साथ संबंधों के आधार पर देखें। ये बताऊं कि ये बात 40 साल पुरानी है, ये पाइपलाइन का, और इसके ऊपर फिजिबिलिटी स्टडी भी हो चुकी है कई बार। गवर्नमेंट को बार बार सबमिट हुआ है ये प्रपोजल, लेकिन बिकॉज ऑफ वेरियस इंटरेस्ट नहीं किया गया। आज फिर हम देख रहे हैं दोबारा से इसके ऊपर से विचार हो रहा है, तो फिजिबल है क्योंकि ये सारे देश जिनके साथ भी हम बात करें वो
कंज्यूमर कौन है? कंज्यूमर के पास ही जाएगा ना, वो तेल या गैस खुद थोड़ी पी सकते हैं वो, उन्हें तो किसी ना किसी को देना ही है। तो इवेंचुअली इट हैज टू कम। और लेने वाला कौन है? चीन है, इंडिया है, कोरिया और जापान है, 4 ही कंट्री है। और हम लोग सबसे नजदीक भी हैं, तो पाइपलाइन एक बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ फीजिबल प्रपोजल है, स्ट्रेटेजिक प्रपोजल है, और उसको परसू करना चाहिए। और अब मैं जो इंडिकेशंस देख रहा हूँ, गवर्नमेंट के स्टेटमेंट्स आ रहे हैं, उसमें डेफिनेटली ये बड़ी बात है। दूसरा फिर वो भी डेफिनेटली वहां से भी बातचीत हो रही है। ऑलरेडी आईएमएफ ने इंडिया और यूएई के बीच में ये गैस और एनर्जी ट्रांजिट के लिए सबसी पाइपलाइंस की प्रोविजन ऑलरेडी है, और इसके ऊपर बातचीत चल रही है। रही बात ये कि कभी ना कभी कोई भी पाइपलाइंस हो, सबसी केबल्स हो, कुछ भी हो, जब लड़ाइयां होती हैं, जब जिस तरह कंट्रीज का होता है, तो उस वक्त दे कैन कम अंडर थ्रेट, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन ये जो लगातार समस्याएं जिस तरह की आई है, और तनैया साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं कि हमारी जो डिपेंडेंसीज हैं उसको हमें कम से कम करना पड़ेगा एक सिंगल सोर्स के ऊपर। और इसीलिए चाहे हम अर्जेंटीना से ले रहे हैं, चाहे यूएस से ले रहे हैं, वेनेजुएला की एक्टिंग प्रेसिडेंट आ रही है, तो वो भी इसीलिए कर रहे हैं। उसके डिफैक्टो प्रेसिडेंट आए थे एक हफ्ता पहले, तो हमने सब देख लिया है उसको। तो मेरा मानना यह है कि हमें अफ्रीका के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। अफ्रीका, जो कि वहां से हम बाईपास कर सकते हैं पूरा, तो उसको अगर हम करेंगे तो हमारे लिए काफी ठीक रहेगा। इसी तरह से लैटिन अमेरिका में कई कंट्रीज है, ब्राजील ने भी अभी शुरू किया है, चीना है, और अमेरिका भी आ रहा है ऑयल। तो हमें रक्षा जो है कि इम्पोर्टेंट ऑयल सोर्स, जिसे हम लगभग 40% कर रहे हैं। मैं शुरू में जब हम 90s में था, तब हम लोगों ने पहली बार इन्वेस्ट किया था ये ऑयल और गैस के अंदर। तो मैं समझता हूँ उसको हमें जी करते रहना पड़ेगा। दैट इज द ओनली सेंसिबल थिंग, डाइवर्सिफिकेशन। बिल्कुल बिल्कुल। दरअसल अभी ईरान के विदेश मंत्री का बयान आया है कि जब तक कि यूएस के साथ वॉर को लेकर के बातचीत फाइनलाइज नहीं हो जाती, तब तक जितनी भी चीज़ें आ रही हैं वो महज एक स्पेकुलेशन है, अटकलें हैं। अब हर कोई यही जानना चाहता है कि वॉर कब खत्म होगा। शो का समय चूंकि खत्म होने वाला है, तो आप चारों लोगों से एक ही सवाल पूछूंगा, आप लोग दो दो लाइन में जवाब दीजिए क्योंकि समय कम है। शुरुआत मैं आपसे करूंगा, प्रोफेसर गुलशन सचदेवा साहब, आपके हिसाब से वॉर कब खत्म हो सकता है? नहीं, वॉर का ये फेज खत्म हो चुका है। मुझे नहीं लगता है कि कोई बड़ी बड़ी जंग कोई दोबारा होने वाली है। लेकिन ये इसकी जो वहां पे समझौते की जो आप बात कर रहे हैं, खत्म होने का ऐलान कब वो हो सकता है? खत्म होने का ऐलान तो ऑलरेडी हो चुका है। एक तरीके से सीज फायर वहां पे ऑलरेडी है। उस सीज फायर को एक्सटेंड ठीक है, होगा। लेकिन ये है, दो लाइन की ये सीमा सारी पार कर चीजों के चुके बारे में, हैं। जी, ये सारी हाँ, चीजों के बारे में अभी सिर्फ हफ्ते नहीं, महीने सालों साल लगेंगे। एक पूरी स्टेबिलिटी वहां पे आएगी। और एक बात मैं सिर्फ आधे मिनट में कहना चाहूंगा, जो बात हम कह रहे हैं पाइपलाइंस की, ये अच्छी बात है कि हम दोबारा से शुरू उसके बारे में सोच रहे हैं। हमने उसको ठंडे बस्ते में डाल दिया था, बातें बहुत पहले हुई थी। लेकिन पाइपलाइंस, भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास कोई बड़ी पाइपलाइन बाहर से जुड़ी हुई नहीं है बड़े देश के साथ। तो सिर्फ हम मिडल ईस्ट की तरफ से नहीं देखे पाइपलाइन। पाइपलाइन जो है, अगर हम रूस से तेल खरीद रहे हैं तो रूस से चीन में पाइपलाइन आ रही है, चीन से भारत में भी आ सकती है। तो बहुत से ऑप्शंस हैं। तो लंबे समय में हमको पूरी स्ट्रेटजी बदल के चारों तरफ से, मुझे पूरी लगता है, स्ट्रेटजी बनानी हो। कमर आगा साहब, आपके हिसाब से जो अभी युद्ध को लेकर, युद्ध खत्म करने को लेकर जो बातचीत का दौर चल रहा है, आपको क्या लगता है कब ये औपचारिक समझौता का ऐलान हो सकता है कि फिलहाल हम युद्ध रोक रहे हैं? मेरा ख्याल है बहुत लंबा समय तक युद्ध का चलना इंटरनेशनल इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। दूसरी बात, ये अमेरिकन इकोनॉमी के लिए भी अच्छा नहीं है। ट्रम्प साहब भी चाहेंगे। लेकिन ये मसला जो है वो डबल, जो ये है ब्लॉकेड जो है गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का, ईरान चाहता है कि ये कम से कम फौरन इमीडिएटली जो है अमेरिका भी लिफ्ट करे। वो कहता है कि गल्फ ऑफ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को फौरन खुल जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बातचीत बहुत चल रही है। अमेरिकन भी काफी कीन हैं कि कम से कम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पहले खोला जाए, फिर जैसा कि अभी एम्बेसडर ने बताया, बाकी मसले जो हैं वो बाद में लंबी पीरियड बातचीत का चलेगा। मैं समझता हूँ काफी लंबा समय, कई साल लगेगा। तनेजा साहब। लक्ष्मण जी देखिए, तोपें शांत हो सकती हैं जल्दी। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज तो खोलनी ही पड़ेगी ईरान को, क्योंकि बहुत दबाव है उन देशों से भी जो ईरान के लिए बड़ी अहमियत रखते हैं, जिसमें भारत चीन भी शामिल है। लेकिन नए ईरान का उदय हो चुका है, और नए ईरान का उदय का मतलब ये हुआ कि उस पूरे इलाके के अंदर एक तरफ इजराइल होगा और एक तरफ ईरान।
तो जो जिसे बोले जो तोपें शायद ना चलें, लेकिन आप ये कहें कि शांति हो जाएगी, ऐसा होता मुझे नजर नहीं आता। तनाव लगातार बढ़ेगा। अब वो किस किस तरह में निकल के आएगा, शक्लें क्या होंगी, देखना पड़ेगा। एम्बेसडर त्रिगुणायत, मैं तो सोचता हूँ कि शायद इस हफ्ते अगले हफ्ते हम लोग कुछ खबर सुन पाएंगे। चलिए, कम से कम आपने एक टाइमलाइन दी है और हम लोग यही उम्मीद करेंगे, सोचते नहीं, हम तो उम्मीद करें कि जल्द से जल्द कुछ अच्छी खबर निकल कर सामने आए। आप सभी मेहमानों ने अपना कीमती समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आवाज अड्डा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।